अनुभा और महेंद्र एक गरीब दंपति थे। अनुभा अपने घर में ही बांस के छोटे छोटे खिलौने और घर की सजावट का सामान बनाती थी और महेंद्र सड़क पर घूम घूम कर उन्हें बेचा करता था। रेड लाइट होने पर जब गाड़ियां रुकती तब महेंद्र अपने खिलौने बेचने के लिए उन गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता था। बाबूजी, ये खिलौने ले लो, बांस के खिलौने हैं, हाथ से बने हुए। अरे नहीं नहीं, नहीं चाहिए। मेम साहब, घर की सजावट का सामान ले लो। ये गुलदस्ता कितने का दिया? मेम साहब, ये 200 रुपए का है। इतना महंगा? इससे अच्छा तो मैं मॉल से खरीद लूंगी, वहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तुम्हारे सामान की तो कोई ब्रांड ही नहीं है और ना ही कोई गारंटी है। महेंद्र के लिए उन खिलौनों को बेचना एक चुनौती भरा काम था। उसे देखकर लोग अपनी गाड़ी की खिड़की खोलना तो दूर, मुंह फेर लेते थे। महेंद्र अनुभा के बांस से बनाए हुए सामान को बेचने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो ट्रैफिक में भी घूम घूम कर अपने सामान बेचा करता। इसी दौरान एक दिन महेंद्र सामान बेचने के लिए जल्दबाजी में सड़क पार कर रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने महेंद्र को जोर से धक्का मार दिया और महेंद्र वहीं सड़क पर गिर गया। इस हादसे में महेंद्र की मौत हो गई। महेंद्र की लाश जब उसके घर लाई गई तो उसे देखकर सदमे से उसकी पत्नी अनुभा की भी मौत हो गई। महेंद्र और अनुभा की मौत के बाद उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां 12 साल की पिंकी और 6 साल की चिंकी अनाथ हो गईं। चिंकी बहुत जोर जोर से रो रही थी। मत रो चिंकी, मैं हूँ ना तेरी बड़ी बहन। दीदी अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो चिंता मत कर चिंकी, माँ के बनाए हुए कुछ बांस के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं थे। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। ठीक है दीदी। दूसरे दिन पिंकी और चिंकी सड़क के किनारे बैठकर अपनी माँ अनुभा के बनाए हुए बांस के खिलौने और सामान बेचने लगती हैं। उन दोनों छोटी छोटी और प्यारी बच्चियों को सड़क के किनारे बैठकर सामान बेचते हुए देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों का दिल पिघलने लगा और वे लोग चिंकी और पिंकी का सामान खरीदने लगते हैं। अरे बेटा, ये पेन स्टैंड कितने का है? 50 रुपए का है। महंगा है, मैं तो इसके 35 रुपए ही दूंगी। ठीक है, आप इसे 35 रुपए में ही ले जाइए। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे बच्चे, वो फोटो फ्रेम और पंखा दोनों दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। ये लो पैसे। इस तरह से पिंकी और चिंकी की उस दिन ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों जब घर लौट कर आई तब चिंकी कमाए हुए पैसों को गिनने लगती है। दीदी, आज तो पूरे 400 रुपए की कमाई हुई है। हाँ चिंकी, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। चिंकी और पिंकी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिंकी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था। देख पिंकी, तुम्हारे पापा ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। 5000 के हिसाब से 4 महीने का किराया 20,000 रुपए होता है। मुझे कल शाम तक मेरे 20,000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठवा लूंगा और घर खाली करवा दूंगा। अंकल, आपको तो पता है कि हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया चुका देंगे। तो ठीक है, आज से ही शुरुआत कर दो। लाओ आज के पैसे। और मकान मालिक चिंकी के हाथ से रुपए छीन लेता है। दूसरे दिन पिंकी और चिंकी ने बांस का सामान बेचकर जो कमाया वो भी मकान मालिक ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। दीदी, इस तरह से तो हम एक पैसा भी नहीं जोड़ पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे मन में एक ख्याल है, हम कल वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे दीदी? कल सुबह हम कपड़े और बेचने वाले सारे सामान लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पहले हम अपना सारा सामान बेच देंगे और फिर यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। हम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे। इससे हमें मकान मालिक को और रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या मकान मालिक को बिना बताए हम यहाँ से भागने वाले हैं? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है चिंकी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? वो हम कल सोचेंगे। अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पिंकी खाना बनाती है और दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह चिंकी और पिंकी सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं।
वे दोनों सड़क के किनारे बैठकर अपना सारा सामान बेचने लगते हैं। दीदी, आज तो हमें ये सारा सामान बेचना होगा, नहीं तो इन्हें लेकर हम कहाँ जाएंगे। हाँ चिंकी, हम आज अपना बांस का बना ये सारा सामान बेच देंगे। सामान ज्यादा होने के कारण उन्हें बेचने में भी काफी समय लग गया और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रात के 8 बज गए थे। दीदी, सारा सामान बिक गया है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। हाँ चिंकी, आज तो खूब अच्छी कमाई हुई है, पहले कहीं चलकर कुछ खाते हैं। दोनों बहनें एक होटल में जाकर खाना खाती हैं और उसी होटल के बाहर सड़क पर चादर बिछाकर सो जाती हैं। अगली सुबह, दीदी आज हम क्या करेंगे, आज तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ सामान भी नहीं है। चिंकी, पहले हमें अपने रहने का ठिकाना ढूंढना होगा, रोज रोज हम सड़क पर नहीं सो सकते। हाँ दीदी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपए हैं, इतने पैसे में तो कोई भी हमें किराए पर घर नहीं देगा। तभी पिंकी को याद आता है कि उसने अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा था कि कैसे एक आदमी ने अपने लिए बांस का घर बनाया था और माँ भी तो बांस के छोटे छोटे घर बनाया करती थी। दरअसल माता पिता की मौत से पहले दोनों बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अनाथ होने के कारण दोनों की पढ़ाई छूट गई थी। चिंकी, हम अपने लिए खुद का घर बनाएंगे, वो भी अपने हाथों से। वो कैसे दीदी? देख, जैसे माँ खिलौने के लिए बांस का छोटा सा घर बनाती थी, ठीक वैसे ही हम बड़ा घर बनाएंगे जिसमें हम रह सकें। ठीक है दीदी, लेकिन हम इतना सारा बांस कहाँ से लाएंगे? बांस लाने के लिए हमें जंगल जाना होगा। मैं बाबा के साथ जंगल भी गई हूँ, मुझे जंगल का रास्ता पता है, तू चल मेरे साथ। और दोनों बहनें जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। जंगल पहुंचकर दोनों ने देखा कि ढेर सारे बांस के पेड़ हैं। पिंकी ने शहर के किनारे और जंगल के बगल में एक जगह चुन ली और दोनों बहनें जंगल से बांस लाकर इकट्ठा करने लगी। धीरे धीरे करके दोनों बहनों ने काफी बांस इकट्ठा कर लिया। ये सब करते करते रात हो गई और दोनों वहीं सो गई। अगली सुबह, चिंकी उठ, हमें जल्दी से अपना घर बनाना है। और पिंकी बांस का घर बनाना शुरू कर देती है। चिंकी अपने नन्हे हाथों से बड़ी बहन पिंकी की मदद करने लगती है। लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद पिंकी और चिंकी ने अपने लिए एक बांस का घर बना लिया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दीदी, हमारा ये बांस का घर कितना सुंदर है ना? हाँ चिंकी, ये घर हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। दीदी, हम इस घर को बांस की बनी फूलों और पत्तियों से सजाएंगे। हाँ चिंकी, चलो हम बांस से फूल और पत्तियां बनाते हैं। और दोनों बहनें बांस से फूल और पत्तियां बनाने लग जाती हैं। पिंकी ने बहुत सुंदर फूल बनाए, जिसे देखकर चिंकी खुशी से चहक उठी। दीदी, जब तुम बांस से इतनी सुंदर फूल और पत्तियां बना सकती हो, तो क्यों ना इस बांस से और भी ज्यादा फूल और पत्तियां बनाकर हम बाजार में बेचें? इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी। अच्छा आइडिया है चिंकी, हम यही काम करेंगे। अपना घर सजाने के बाद पिंकी और चिंकी दोनों बहनें मिलकर बांस से फूल और पत्तियां बनाने लगती हैं और उन्हें बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। पिंकी और चिंकी सड़क के किनारे चादर बिछाकर अपने बांस के फूल और पत्तियां बेचने लगती हैं। आने जाने वाले राहगीर उनसे सामान खरीदने लगते हैं। वो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, गाड़ी में सजाने के लिए ले लेते हैं, हमारी गाड़ी और सुंदर लगेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और ज्यादा ले लो, अपने घर के ड्राइंग रूम में भी सजा देना। वो फूल दे दो। ये लीजिए मैडम जी। कितने पैसे हुए? 200 रुपए हो गए। ठीक है, ये लो पैसे। और इस तरह से दोनों बहनों के बांस से बनाए हुए सजावट के सारे सामान बिक गए। दोनों बहनें खुशी खुशी घर आ जाती हैं। दीदी, हम कल और भी ज्यादा सामान बनाएंगे। हाँ चिंकी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दीदी, हमारे घर कौन आया होगा? पता नहीं चिंकी, मैं जाकर देखती हूँ। पिंकी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। जी बताइए। मेरा नाम विक्रम है, मैं पास ही में पर्यटकों के लिए एक नया रिजॉर्ट खोल रहा हूँ। मुझे आपका ये बांस का घर बहुत पसंद आया। मैं अपने रिजॉर्ट में बांस के छोटे छोटे कमरे बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे रिजॉर्ट में बांस के कमरे बनाएंगी? इस काम में मदद करने के लिए मैं आपको हेल्पर भी दूंगा। आपको रिजॉर्ट की सजावट के लिए बांस की फूल पत्तियां भी बनानी होंगी। इस काम के लिए मैं आपको अच्छे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर तो पिंकी और चिंकी की खुशियों का ठिकाना न रहा। पिंकी तुरंत इस काम के लिए राजी हो गई और अगले ही दिन से दोनों बहनों ने बांस के कमरे और सजावट का सामान बनाने का काम शुरू कर दिया। और इस तरह से दोनों बहनें काफी मशहूर भी हो गई। उन्हें लगातार काम भी मिलने लगे। अब दोनों बहनों की गरीबी के दिन भी दूर हो गए।
मालती ने एक हादसे में अपने पति को कई साल पहले खो दिया था। उसके 2 बच्चे थे, रिंकू और पिंकी। मालती पढ़ी लिखी नहीं थी। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए वो लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। किसी तरह वो अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। फिर एक दिन, रिंकू जल्दी कर बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, फिर मुझे काम पर भी जाना है। माँ, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है ना, तो स्कूल जाना पड़ेगा ना। चल बेटा, अब देर मत कर। रिंकू पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मालती रोज सुबह पहले रिंकू को स्कूल छोड़ती, फिर पिंकी को अपने साथ लेकर काम पर जाती थी। पिंकी 3 साल की थी। वो एकदम चुलबुली और शरारती थी। मालती उसे अपने पास बिठाकर लोगों के घर काम करती रहती थी। एक दिन खेलते हुए वो बाहर हॉल में आ गई, जहां घर के बच्चे टीवी देख रहे थे। पिंकी भी टीवी में चल रहे कार्टून देखने लगती है। तभी घर के मालिक का बेटा बबलू उसे देखकर बोला, ए पिंकी, चल जा यहाँ से, ये हमारा टीवी है। बबलू की उम्र करीब 7 साल की थी। उसके मना करने पर भी पिंकी वहां से नहीं जाती। उसे कार्टून देखना अच्छा लग रहा था। इस पर बबलू को गुस्सा आ गया। उसने पिंकी को चिढ़ाने के लिए फ्रिज से एक चॉकलेट निकाली और उसे पिंकी को दिखा दिखाकर खाने लगा और बोला, अरे वाह, कितनी टेस्टी चॉकलेट है यार, मजा आ गया। ए पिंकी, तू खाएगी क्या? हाँ भैया, दो ना। बबलू पिंकी की तरफ चॉकलेट बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही पिंकी अपना हाथ बढ़ाती है, वो चॉकलेट पीछे खींच लेता है और जोर से हंसते हुए कहता है, मुंह देखा है तूने अपना? पता भी है कितनी महंगी है ये, चल निकल यहाँ से। पीछे खड़ी मालती ये सब देख रही थी। उसे बबलू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और पिंकी को अपने पास बुला लेती है। पिंकी रोते हुए मालती के गले लग जाती है। मालती उसे चुप कराती है और पिंकी को अपने पास बिठाकर वापस काम में लग जाती है। इतने में घर की मालकिन उसके पास आती है और उससे कहती है, मालती, इस पन्नी में खाना है, कल रात बच गया था, तू ले जा, अपने बच्चों को खिला देना। मालती चुपचाप वो खाना ले लेती है। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था। वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। वो हर वक्त चिंता में डूबी रहती थी, जिससे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। ज्यादातर बीमार रहने की वजह से कई लोगों ने उससे काम कराना बंद कर दिया। अब तो हालात और खराब हो गए। नौबत ये हो गई कि उसे बचे खुचे खाने से ही अपने दोनों बच्चों का पेट भरना पड़ रहा था। वो खुद कुछ भी नहीं खाती थी। जो कुछ मिलता उसे बच्चों को ही खिला देती थी। इस वजह से मालती की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई और एक दिन वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। पिंकी और रिंकू अब अनाथ हो गए थे। उनका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं था। रिंकू बड़ा था, उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन पिंकी इस सब के लिए बहुत छोटी थी अभी। भैया, माँ कहाँ है? बताओ ना भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। पिंकी, माँ हमसे बहुत दूर चली गई है, लेकिन तू रो मत, खाना मैं लाऊंगा। रिंकू अपनी बहन पिंकी का हाथ पकड़कर निकल पड़ता है खाने की तलाश में, पर उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही पैसे कमाना वो जानता था। दोनों बच्चे भूख से बेहाल होटलों के बाहर यहाँ वहां घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो होटल के बाहर बैठकर कुछ खा रहा था। रिंकू उन बूढ़े बाबा के पास जाकर कहता है, बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। पिंकी भी ललचाई आंखों से बूढ़े बाबा के खाने को देख रही थी। इससे पहले ही बूढ़ा आदमी कोई जवाब देता, पिंकी उसके हाथ से खाना छीनकर खाने लगती है। ये देखकर बूढ़े बाबा रिंकू से कहते हैं, बेटा, कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? रिंकू बूढ़े बाबा को अपने बारे में सब कुछ बताता है। बूढ़े बाबा दोनों बच्चों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद होटल का फेंका हुआ खाना खा रहे थे, जिसे पिंकी ने उनके हाथों से छीन लिया था। फिर भी बूढ़े बाबा ने दिल मजबूत किया और रिंकू और पिंकी को अपने साथ रख लिया और रिंकू से बोले, चलो बच्चों, इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई है और ना ही मेरा, आज से हम साथ रहेंगे। बूढ़े बाबा के पास अपना कोई घर नहीं था। वो तो फुटपाथ पर रहते थे और लोगों से भीख मांगकर तो कभी लोगों द्वारा फेंका हुआ खाना खाकर अपना पेट भरते थे। रिंकू और पिंकी उन्हें अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर जाते हैं और फिर तीनों वहीं एक साथ रहने लगते हैं। बूढ़े बाबा बुजुर्ग भी थे और कमजोर भी, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो दिन भर भीख मांगते, होटलों के बाहर से खाना उठाते और फिर उस खाने को बच्चों के साथ बांटकर खाते थे। इस तरह कुछ दिन तो खाने का जुगाड़ हो गया, लेकिन फिर बूढ़े बाबा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी।
रिंकू ने बूढ़े बाबा को घर से बाहर जाते देखकर उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो बाबा? आपको तो तेज बुखार है। आज मुझे जाने दो, मैं सबके लिए खाना लेकर आऊंगा। नहीं बेटा, नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम घर पर रहो पिंकी के साथ। मैं जाता हूँ और कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। बाबा झोपड़ी के बाहर निकले ही थे कि अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दोनों बच्चे उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाते हैं और बाबा को पानी पिलाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा को होश तो आ जाता है, लेकिन अब भी वो खड़े होने की हालत में नहीं थे। रिंकू को समझ आ गया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो पिंकी को बाबा के पास छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। वो पूरा दिन इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अचानक उसे एक बेकरी की दुकान दिखाई देती है। वो चुपचाप एक ब्रेड का पैकेट उस दुकान से चुरा लेता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि पिंकी एक सूखी सी रोटी खा रही है। रिंकू उससे कहता है, पिंकी, ये क्या खा रही है तू? कहाँ से लाई ये रोटी? भैया, बाहर जो टॉमी घूमता है ना, एक अंकल उसके लिए ये रोटी डाल गए थे। टॉमी ने उस रोटी को सूंघा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये रोटी खाई नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही थी भैया, इसलिए मैंने ये रोटी उठा ली। भैया, टॉमी को बुरा लगा होगा क्या मैंने उसकी रोटी उठा ली तो? पिंकी की बात सुनकर रिंकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पिंकी को गले से लगा लेता है और उससे रोटी लेकर बाहर फेंक देता है। फिर उसे ब्रेड के पैकेट से ब्रेड निकाल कर खाने को देता है। पिंकी बड़े मन से ब्रेड खाती है और उसे खाते देखकर रिंकू को बहुत सुकून मिलता है। रिंकू बची हुई ब्रेड बूढ़े बाबा को खिला देता है और खुद भूखा ही रहता है। ऐसे ही एक दिन खाने की तलाश में भटकते रिंकू और पिंकी एक पार्क में पहुंचे। पार्क में लगे झूलों को देखकर पिंकी ने रिंकू से कहा, भैया देखो ना, कितने अच्छे झूले हैं, मुझे भी झूलना है इनमें। चल पिंकी, मैं तुझे झुलाता हूँ। रिंकू पिंकी को लेकर पार्क के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। फिर दोनों पीछे की दीवार फांदकर पार्क के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर झूला झूलने के बाद दोनों देखते हैं कि पार्क के कोने में मोहल्ले के बच्चे आवारा जानवरों के लिए अपने अपने घरों से रोटी लाकर रख रहे थे। ये देखकर पिंकी रिंकू से कहती है, भैया देखो ना, कितनी सारी रोटियां हैं। बाबा ने कल से कुछ नहीं खाया और मुझे भी भूख लगी है। चलो ना, ये रोटियां लेकर चलते हैं घर। किसी को खानी होती तो यहाँ छोड़कर थोड़ी ही जाता। रिंकू जानता था कि वो रोटियां जानवरों के लिए थी, लेकिन पिंकी को मना करने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। मजबूर होकर उसने पिंकी के साथ वो सारी रोटियां उठाई और उन्हें घर ले गया। तीनों ने वही रोटियां खाकर अपनी भूख शांत की। अब रिंकू और पिंकी दोनों छिपकर उस पार्क में जाने लगे और जैसे ही वहां खूब सारी रोटियां इकट्ठा हो जाती, दोनों उन्हें उठाकर घर ले आते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उन्हें देखते ही बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो देखो, उन दोनों को, हमारी रोटियों को उठा रहे हैं। कितने बुरे हैं ये, बेचारे कुत्तों का खाना ले रहे हैं। इन्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। वो बच्चा अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर रिंकू और पिंकी का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि रिंकू और पिंकी उन रोटियों को न सिर्फ खुद खा रहे थे, बल्कि बीमार पड़े बूढ़े बाबा को भी खिला रहे थे। ये सब देखकर सभी बच्चों का दिल पिघल जाता है। सारे बच्चे अच्छे घरों से थे। उन्होंने रिंकू और पिंकी के बारे में अपने माता पिता को बताया। सभी ने रिंकू और पिंकी की मदद करने का फैसला किया। बच्चे अपने माता पिता के साथ रिंकू और पिंकी की झोपड़ी के पास पहुंचे। इतने सारे लोगों को देखकर रिंकू ने डरते हुए उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम नहीं उठाएंगे वहाँ से रोटियाँ। तभी एक महिला आगे बढ़ती है और रिंकू के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, डरो मत बेटा, अपने बारे में सब कुछ बताओ हमें, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और ये बूढ़े बाबा कौन है तुम्हारे साथ? फिर रिंकू ने सब कुछ बताता है, अपने और पिंकी के बारे में भी और बूढ़े बाबा के बारे में भी। सब कुछ जानकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। सभी लोग मिलकर बूढ़े बाबा का इलाज करवाते हैं, साथ ही तीनों के खाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। हर रोज कोई ना कोई अपने घर से तीनों के लिए खाना लेकर आता। अब रिंकू और पिंकी को ना तो चोरी करने की जरूरत थी और ना ही कहीं से खाना उठाकर खाने की। दूसरी तरफ अच्छा इलाज मिलने से बूढ़े बाबा भी पहले से बहुत अच्छे हो गए थे। लोगों ने उन्हें अपनी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी पर रख लिया, जिससे अब वो कमाने भी लगे थे। रिंकू और पिंकी को उन्होंने जल्दी ही स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि रिंकू और पिंकी को अब अपनी माँ की याद नहीं आती थी, लेकिन वो इस बात से खुश जरूर थे कि अब वो अनाथ नहीं थे। बूढ़े बाबा जो उनके साथ थे। Please subscribe this channel.